तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत ग्लूकोज के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। सुक्रोज यानी गन्ने की शक्कर से के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे डेक्सट्रोज, अंगूर शर्करा या रक्त शर्करा के नाम से भी पहचाना जाता है। प्रयोगशाला में इसे शक्कर के जल अपघटन से भी बनाया जा सकता है। ग्लूकोज की विलेयता कम होने के कारण यह ठंडा करने पर विलयन से पृथक हो जाता है, परंतु हल्के से जो रूम टेम्परेचर वाले जल है उसके अंदर ये पूर्ण विलेय होता है। सुक्रोज आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देता है, सुक्रोज C12H22O11 के जब जल अपघटन किया जाता है तो प्रयोगशाला में HCl की उपस्थिति में उसको उबालने पर या जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक है, पर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। C6H12O6 ग्लूकोज और दूसरा C6H12O6 फ्रक्टोज। तो सुक्रोज जल अपघटन पर HCl की उपस्थिति में जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। यदि औद्योगिक स्तर पर इसे देखा जाए तो औद्योगिक स्तर पर इसका जो एक्सट्रैक्शन है या निर्माण है इंडस्ट्रियल मेथड में, वो होता है स्टार्च से। स्टार्च लिया जाता है और स्टार्च की जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और तनु H2SO4 की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्टार्च के अणुओं का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी रिएक्शंस और संरचना के संबंध में हम बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन या कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा और अणुभार के निर्धारण से ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 प्राप्त होता है। ग्लूकोज का कैटालिटिक रिडक्शन करवाने पर या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनेशन करवाने पर ये हेक्सा हाइड्रोक्सिक एल्कोहल या सार्बिटॉल में प्राप्त हो जाता है, जो पुनः अपचयन कराने पर N-हेक्सेन देता है। C6H12O6 दो हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपघटन कराने पर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इसका एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और ये सार्बिटॉल बनाता है, और ये सार्बिटॉल लाल फास्फोरस और हाइड्रो आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में N-हेक्सेन बनाता है। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज अणु के सभी कार्बन परमाणुओं में एक अशाखित श्रृंखला है, यानी नॉन ब्रांच चेन है, क्योंकि N-हेक्सेन प्राप्त होना हमें क्लियर ये बताता है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणुओं में एक अशाखित श्रृंखला उपस्थित है। दूसरा है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के बारे में अध्ययन करना। हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के लिए हम एसिटिलीकरण की अभिक्रिया के द्वारा इसका अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे हमें इसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या का पता चलता है। ग्लूकोज की जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है और इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल काम में आते हैं, जिससे इसमें 5 OH समूह की उपस्थिति का पता चलता है। किसी यौगिक में एक कार्बन पर यदि 2 OH समूह जुड़े हों तो यौगिक अस्थायी होता है, परंतु ग्लूकोज 5 OH समूह वाला स्थायी यौगिक है। इसका मतलब है कि 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज की 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो तीसरा इसके अंदर है, अगली बात हम करते हैं कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति कि इसके अंदर किस प्रकार का कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। तो ग्लूकोज के अणु में कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर ये साइनोहाइड्रिन
एडेक्ट बनाता है। तो C6H5O5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस HCN यानी HCN के साथ ही अभिक्रिया कराने पर C5H12O5 और C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN या साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। हाइड्रोक्सिल के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑक्सिम बनता है। ग्लूकोज जो है वो क्रिया करके ऑक्सिम बनता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं से इसके अंदर कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति का पता चलता है। हम जानते हैं कि कार्बोनाइल समूह दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। अब हम इसके अंदर एल्डिहाइडिक कार्बोनिल समूह है या कीटोनिल कार्बोनिल समूह है, इसका पता लगाते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम यदि किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण से उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो वो एल्डिहाइड समूह होना चाहिए। यदि एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो उसका मतलब उसके अंदर कीटोन होता है। जब हम ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त करते हैं, यानी ग्लूकोज जो है ब्रोमीन जल के द्वारा, यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन जल से करवाते हैं यानी ब्रोमीन और H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। और ये ग्लूकोनिक अम्ल कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरे 6 जो कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में है, यानी इसमें ब्रांचिंग नहीं है और न ही जो है इसके अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित है। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन और H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये ग्लूकोनिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये सैकेरिक एसिड का निर्माण करता है। सैकेरिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सैकेरिक एसिड में 2 COH उपस्थित हैं। तो इसका आगे ऑक्सीडेशन HNO3 की उपस्थिति में होना ये बताता है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक समूह के अलावा एक और ग्रुप है जो कि आगे ऑक्सीडाइज होता है। और इससे पता चला कि यहाँ पर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी है जो आगे ऑक्सीडाइज होकर के CHOH का निर्माण करता है और इसके बाद ये सैकेरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैकेरिक एसिड बनता है। तो CH2OH बाद में फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और COOH में कन्वर्ट हो जाता है और ये सैकेरिक एसिड का निर्माण होता है। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में एक सिरे पर COH ग्रुप है, एक सिरे पर CH2O ग्रुप है और दूसरे सिरे पर CH2OH ग्रुप है। ग्लूकोज फैलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है और इससे जो फैलिंग विलयन से क्रिया करता है तो लाल अवक्षेप देता है और जब ये टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर मिरर देता है। इससे यदि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है C5H11O5CHO टोलन अभिकर्मक के साथ यानी CuO के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और C5H11O5COOH यानी ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है और लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर एक सिरे पर एल्डिहाइडिक ग्रुप उपस्थित है। इसी प्रकार ग्लूकोज की अभिक्रिया Ag2O से यानी टोलन अभिकर्मक से करवाई जाती है तो टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया होने के उपरांत ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है और 2Ag बन जाता है। ये Ag रजत दर्पण बनता है और हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है, जिससे भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक सिरे पर एल्डिहाइडिक ग्रुप उपस्थित है और कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर नहीं है। तो इस रिएक्शन से पता चलता है कि एक सिरे पर हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और दूसरे सिरे पर प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप की उपस्थिति के बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो उपरोक्त प्रमाणों और अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज की हम एक खुली श्रृंखला वाली संरचना बता सकते हैं जो कि बेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई थी और इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम उपस्थित होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहले सिरे पर CH2OH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH,
फिर CHOH और CHO, यानी यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन एटम पर उपस्थित है। उसके एक सिरे पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बीच के 4 कार्बन एटम पर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 6ठे कार्बन पर जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। बीच के चारों कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, यानी उनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग है। तो इस तरह से ग्लूकोज की संरचना के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम उपस्थित होते हैं। तो इस संरचना की सहायता से हम अभी तक अध्ययन की हुई सारी अभिक्रियाओं को आसानी से समझा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ग्लूकोज की इस संरचना को लिया हमने CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। फर्स्ट अभिक्रिया करवाई हमने HCN से एल्डिहाइडिक ग्रुप पर अभिक्रिया हुई और साइनोहाइड्रिन बना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। HC सिंगल बॉन्ड CH और उस कार्बन पर एक साइड H और OH, बाकी सेम है, बाकी पूरे उसमें अभिकारक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले कार्बन पर ही जो है HCN की एडिशन अभिक्रिया हुई। जब हम हाइड्रोजन और प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो सार्बिटोल प्राप्त होता है, यानी पहला और 6ठे कार्बन एटम पर CH2OH ग्रुप होता है और बीच के चारों कार्बन एटम पर CHOH का होल 4 होता है, जिसका कि आगे फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड की उपस्थिति में रिडक्शन करने पर हेक्सेन प्राप्त होता है। फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड की उपस्थिति में डायरेक्ट रिडक्शन करने पर भी इससे हेक्सेन प्राप्त होता है, जो कि 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला ग्लूकोज में उपस्थित है उसकी पुष्टि करता है। यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड 5 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और पेंटा एसिटिल ग्लूकोज CHO COCH3 होल 4 और CH2O COCH3 पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर सैकेरिक अम्ल बनता है। पहले और 6ठे कार्बन पर COOH है और बीच के चारों कार्बन पर CHOH समूह उपस्थित है और ब्रोमीन और H2O से क्रिया कराने पर एल्डिहाइडिक समूह ऑक्सीडाइज होकर COOH बनाता है और बाकी 5 कार्बन एटम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की खुली संरचना की पुष्टि करते हैं और ग्लूकोज की खुली संरचना के बारे में हमें अध्ययन होता है। तो जो ये स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए एक और रिएक्शन को भी हम काम में ले सकते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए कि ग्लूकोज एक फेनिल हाइड्राजीन के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है और इसका गलनांक 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज 1 मोल यदि लेते हैं तो 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोसाजोन का निर्माण करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 206 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन का अभिक्रिया करेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। फिर अगले स्टेप में अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरी मोल के साथ अमोनिया एनिलिन का एक मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकल जाता है और फिर ये इसके सेकंड कार्बन एटम वाला जो ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से जब तीसरा मोल फेनिल हाइड्राजीन का अभिक्रिया करता है तो तीसरा मोल वापस अभिक्रिया करके C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH3CH5 और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड N NH3CH5 ओसाजोन का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है ये ओसाजोन बनने की स्ट्रक्चर भी इसकी सीधी श्रृंखला होने की पुष्टि करती है और इसके अलावा ये ऊपर की संरचनाओं के पुष्टि में, ऊपर की अभिक्रियाओं के पुष्टि में सहायक होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।